मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से वापस आए थे वजीर आजम लगने। कुछ खिचड़ी पक रही है। साइफर केस की आखिरी हिचकियों की बात करेंगे। 2 थैलों पर लग गए। एक रमजान निगहबान प्रोग्राम का थैला था, एक आटे का थैला था। मियां नवाज शरीफ साहब रोटी का मयार चेक करने पर लग गए हैं। अल्लाह तरक्की दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ खिचड़ी पक रही है। गो कि हमारे सामने ये जुमला कहा जा चुका अता तारड़ की जानिब से, इस बनवाई गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन फिर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। क्यों, अभी मैं कुछ देर में इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा साइफर केस की आखिरी हिचकियों की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 अदद कामयाबियां मिली हैं, इसकी बात करेंगे। कल रात से शोर था, जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई है। मैंने खुद इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में इस बारे में बात की थी, मगर अब इस हवाले से भी एक नई पेशरफ्त हुई है। और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब कहां पहुंचे हैं, इस वीडियो में बात करते हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें रखते हैं। लेकिन उससे पहले दरखास्त इस खाकसार के लिए, नाचीज़ के लिए, कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले बात खिचड़ी की। हमारे सामने अता तारड़ ने, दीगर लोगों ने यह बताया कि काजी फाइज ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजीद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद, तो 3 बरस कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रही हुकूमत। ये करने नहीं जा रही। मुसलसल तौसी की बात हो रही थी। लेकिन अब राजा मोहसिन एजाज, इस्लामाबाद में एक सीनियर रिपोर्टर, बहुत अच्छे रिपोर्टर, उन्होंने खबर दी है कि हुकूमत ने अहम तय्युनातियों के लिए 65 साल की उम्र की शर्त ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और इस सिलसिले में समरी तैयार कर ली गई है। अब इसका इम्पैक्ट जाकर काजी फाइज ईसा साहब पर, दीगर अहम तरीन ओहदेदारों पर 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर तौसी की खबरें हैं। होगा या नहीं होगा अभी देखते हैं। लेकिन इन तमाम हालात में एक चीज़ और देखने की है कि हमने देखा है काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खुद को एक्सप्रेस बड़ा करते हैं। ख़त के ज़रिए करते थे, अब अदालत में कर देते हैं। आपको याद होगा कि एक फ़ैसले की बुनियाद पर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि उन्होंने ये क्या फ़ैसला दे दिया है। फिर उन्हें खुद मरगला की पहाड़ियों के हवाले से जब केस सुन रहे थे, तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हवाले से बात करते हुए, वो नबी रहमत हैं और नबी रहमत तमाम इंसानों के लिए, दो आलम के लिए नहीं, चरिंद परिंद के लिए भी हैं। तो नेशनल पार्क में जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके लिए भी हैं, सभी मखलूक़ात के लिए हैं। ये बात करके काजी फाइज साहब को उस बारे में बात करनी पड़ी और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया। अब जब पूरे मुल्क में बार बार बात हो रही है तौसी, तो काजी फाइज साहब किसी मौके पर बात कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट खुद बात कर सकती थी, किसी प्रेस रिलीज में बताया जा सकता था, लेकिन कहीं भी इस बारे में अब तक कोई भी चीज़ कही नहीं गई। ये खुद अपने अंदर एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा हैरान ज़रूर करती है। काजी फाइज साहब किसी भी मौके पर इस बारे में बात यकीनन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो ज़रा अजीब सी है। 3 कामयाबियों की बात करने, आपने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें, जीती हुई सीटें भी छीनी गई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई फॉर्म 45 के मुताबिक, वो तो छीन ली गई। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 47 मिल गया, फॉर्म 45 को तस्लीम कर लिया गया, वो सीटें भी बाद में रिकाउंटिंग के नाम पर छीनी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुस्तरद वोट 7000 था, मुस्तरद वोट 17000 हो गया। ऐसे कैसे होता है, लेकिन हुआ। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन के जो गैर कानूनी इक़दाम हैं उनको उड़ाते हुए तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और एक MPA को बहाल कर दिया। बिलाल एजाज NA81 गुजरांवाला, इनको बाद में हारा हुआ करार दे दिया गया था, हलफ उठा चुके थे, इनको दोबारा जीता हुआ करार दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। राना फराजनून NA154 लोधरा, यहाँ कांजू साहब को बाद में जीता हुआ करार दे दिया गया था। राना फराजनून वापस कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद आतिफ PP 133 ननकाना साहब,
ان کو واپس جیتا ہوا قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ نے میاں نواز شریف کا جو NA 130 کا نتیجہ ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ NA 130 کا نتیجہ اپلوڈ نہیں کیا گیا، انتہائی متنازع نتیجہ۔ پھر جب اپلوڈ کیے گئے فارم 45 تو وہ فارم 45 جو ہیں وہ ایسے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیدھی سیدھی جال سازی پر مبنی جیت نظر آ رہی تھی، اور اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں سے ڈیلیٹ فرما دیا، تو میاں نواز شریف کی جیت کو اور مشکوک بنا دیا۔ اب جب یہ ہوا تو یاسمین راشد صاحبہ نے اسے چیلنج کر دیا ہے، اگر یہ انصاف پر مبنی فیصلہ آتا ہے، میں نے فارم 45 دیکھ رکھے ہیں، باقی چیزیں دیکھ رکھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب یہ سیٹ ہار جائیں گے۔ حافظ سلمان بٹ صاحب کے صاحبزادے یہاں سے PP کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے لاہور کے حلقے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے، تو یہ اگر کیا گیا تو دھاندلی کی انتہا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ سیٹ ہار سکتے ہیں، ڈیفینیٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہار ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اب آ جائیے سائفر کیس میں جو آخری ہچکیاں ہیں ان ہچکیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں، خاص طور پر سائفر کیس میں۔ عمران خان ملک دشمن ثابت ہوا، عمران خان نے دشمن ملک کو فائدہ پہنچا دیا، عمران خان نے سازش کی، اور سازش پاکستان کے خلاف کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے دوستوں کو عمران خان نے بھگا ڈالا، یہ ہوا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پروسیکیوشن جب تاخیری حربے اپنا رہی ہے، اور اختتام پر سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے، تو جج صاحب سے پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمیں مزید دلائل کے لیے وقت دے دیں۔ ایک تو یہ وہ پروسیکیوشن ہے کہ جو اس سے پہلے تمام دلائل دے چکی ہے، اگلی عدالت میں آگے کہتے ہیں وقت دے دیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ 3-4 دن مت لیں، انہوں نے 3-4 دن مانگے، جج صاحب نے کہا آپ مہینہ لے لیں، ہم سزا معطل کر دیتے ہیں۔ تو پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، آپ کل سے دلائل کا آغاز کریں، ان کے لیے پھر آپ وقت لے لیں لیکن دلائل کا آغاز کریں ورنہ سزا معطل کر دیں گے۔ سلمان صفدر صاحب اتنے بھرپور انداز میں کیس کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ زبیر علی خان یہ اسلام آباد کے بیسٹ رپورٹرز میں شامل، زبیر علی خان بتاتے ہیں کہ عمران خان کی سائفر کیس میں اپیل اگر روزانہ کی بنیاد پر سنی جاتی ہے تو رواں ہفتے کیس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پروسیکیوشن کے وکیل کو 3 سماعتوں میں دلائل مکمل کرنے کا اندیا دے دیا ہے، ہدایت اگر نہ بھی کہیں تو۔ ہوا یہ کہ یہ تو بتا دیا گیا ان کی جانب سے کہ آپ دلائل کا آغاز کر دیجئے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل کے اختتام میں ایک بار پھر کیس ریمانڈ بیک ہونے کے پیش نظر دلائل دینے لگے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں، ہم نے یہ کیس میرٹ پہ سنا ہے، ریمانڈ بیک کے حوالے سے نہیں سنا۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا اعظم خان لاپتہ تھے، FIR درج ہوئی، واپس آئے، لیکن انہوں نے واپس آ کر کیا بیان دیا ہمیں یہ معلوم نہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص پہلے ملزم تھا، اس میں اعظم خان بھی ملزم تھے، یعنی وہ جو آڈیو آئی تھی تو اعظم خان تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے، عمران خان تھے، تو اعظم خان تو ملزم تھے۔ ایک شخص پہلے ملزم تھا، پھر وہ شخص ہو گیا غائب، اس کے بھتیجے نے ایک پولیس میں درخواست بھی دی تھی، پھر وہ گواہ بن گیا، تو اس کے بعد ان کے بیان کی کیا وقت ہوگی، یہ عامر فاروق صاحب نے سوال اٹھایا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ تقریباً اڑ چکا ہے، کیونکہ اعظم خان کی گواہی غیر مؤثر ہے، اس حوالے سے بینچ نے دلائل طلب کر لیے۔ اب سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اعظم خان پہلے شریک ملزم تھا، پھر اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور جب بیان ریکارڈ ہوا تو اس وقت جراح کرنے نہیں دی گئی، ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اسے پکڑ کر رکھا گیا، ان کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی، اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتا تو پہلے وہ اس کا طریقہ کار اپناتے، پہلے اعترافی بیان ریکارڈ ہوتا، معافی لے کر وعدہ معاف گواہ بنتے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کی، اور عدالت جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہوا، سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ تفتیشی کے مطابق 17 مہینے تک اعظم خان ان کا ملزم تھا، اعظم خان پہ بھی الزام تھا، اور کال اپ نوٹسز اعظم خان کو بھی جاری ہوتے رہے۔ پھر اعظم خان گواہ بن گیا، لیکن ان کے بیان میں کوئی ایک لفظ بھی عمران خان کے خلاف سامنے نہیں آیا ہے، تو یہ کیس جو ہے یہ فارغ ہے۔
जो इद्दत की मुद्दत का केस है उसमें तो राजा रिजवान अब्बासी को आपने अदालत से जाते हुए भागते हुए देखा है। खावर माने का वो जिसके लिए मैं कहता हूं बेगैरत शख्स है, वो खुद अदालत पहले जेल में मुसलसल बैठा हुआ था और ये लोग 14-14 घंटे की समाअतें कर रहे थे, और अब ये जज को बता रहे हैं कि आप कितना वक्त देंगे। ये हाल है, और शाहरुख अर्जुमन साहब ने वो वक्त दिया जो उन्होंने कहा था। अब ये अदालत में जज के सामने फाइल खुली हो, समाज चल रही हो, तो कभी नहीं होता, ये अदालती आदाब के खिलाफ है। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब वहां से निकल गए। इस तरह से केस अब भी सुना जा रहा है। इससे अगली अदालत में भी अगर ये फर्ज कर लीजिए, अव्वल तो ये उड़ चुका, लेकिन अगर इससे अगली अदालत में भी जाएगा तो इन चीजों की बुनियाद पर भी ये केस जो है वो बरकरार नहीं रह सकता। तो इद्दत की मुद्दत का केस भी फारिग है। इमरान खान साहब को इनमें सजा सुनाई दी गई है। तौशा खान आपने देख ही लिया कि उसका हाल क्या है, और फिर उसके बाद जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो चल रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए खबरें अच्छी हैं, मगर तैयारी क्या है? इमरान खान साहब के खिलाफ 180 से जायद मुकदमात अभी भी बाकी हैं। उन मुकदमात में इमरान खान साहब को अपना मेहमान बनाकर रखने की तैयारी पूरी है, मगर मरकजी मुकदमे तमाम के तमाम फारिग होते जा रहे हैं। बाकी के जो मुकदमे हैं वो रेत की दीवार साबित होंगे वंस दिस इज ओवर, और ये जो है ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को रखा कैसे जाएगा? ये रखने वालों के लिए भी एक मुसीबत है। लेकिन हमने देखा है ना, परवेज इलाही साहब के केस में बिला वजह रखने का भी एक सिलसिला है। फवाद चौधरी साहब के केस में हमने देखा है बिला वजह रखने का एक सिलसिला। वैसे फवाद चौधरी साहब पे एक डकैती का मुकदमा हो गया है। फवाद चौधरी साहब पे लाहौर में एक शहरी ने डकैती का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ये भी हमारे यहाँ हो जाता है, तो ये भी चल रहा है। अब इन हालात में आप देखिए कि इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बैरिस्टर तैमूर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ अच्छी खबरें हैं, लेकिन एक और चीज़ है, जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई, ये खबर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ? अदील सरफराज साहब खबर दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट कमीशन ने जमा कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पर कुछ एतराज़ात लगे और कुछ तब्दीलियां करने के लिए कहा गया। हमें क्या पता चला कि शाहिद खाकान अब्बासी ने, अहसन इकबाल ने, जाहिद हामिद ने, शहबाज शरीफ ने, उसके अलावा हुसैन असगर ने, ये तमाम लोग जो थे इन्होंने ना ISI के बारे में ना जनरल फैज हमीद के बारे में कुछ ऐसी बात की, बल्कि जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत करार पाई। तो ये रिपोर्ट मुकम्मल हो गई और रिपोर्ट अब जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कहा गया कुछ तब्दीलियां हैं। अदील सरफराज ये बताते हैं कि कमीशन के चेयरमैन ने इस सिलसिले में तब्दीली करने से माजरत कर ली है। अब तब्दीली क्या की जानी है? यानी एक केस चला, काजी फैजी साहब ने एक फैसला दिया, अमल दरामद के हवाले से मामलात आए, और फिर उसके बाद इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस दे दी हैं अपनी रिपोर्ट की शक्ल में और कंक्लूड कर दिया है। तो अब इसमें कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है, देखिए क्या बनता है। लेकिन इस वक्त तो मियां नवाज शरीफ की, उस वक्त की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ नया बयानिया बनाने जा रहे हैं। सबको सुबकी का सामना है कि जो कुछ वो करने जा रहे थे वो नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था, क्या हुआ या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट में कंक्लूड क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टेबल के उस तरफ बैठे थे वो इस तरफ आ गए, जो टेबल के इस तरफ बैठे थे वो उस तरफ चले गए। जब हालात बदल गए तो फिर हकीकतें जो हैं वो ऐसे बदल जाती हैं, वगरना चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं हमारे यहाँ। तो ये इस तरह का कंक्लूजन है। अब वही असद इकबाल साहब, बाकी लोग जो कल तक फैज़ हमीद के बारे में बात करते थे, अब वो कह रहे हैं नहीं, किसी का कोई किरदार नहीं था। और वो जो पैसे बांटने वाले साहब थे वो साहब भी क्लीन चिट मिल गई है। तो ये हमारे यहाँ हो जाता है, बाद में सब कुछ बदल जाता है। आखिर में एक वीडियो देखिए, ये वीडियो है मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तंदूर पर मौजूद हैं और वहां पर रोटी का जायजा लिया जा रहा है। रोटी पककर निकली है और इसका जायजा ले रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, मियां नवाज शरीफ साहब भी रोटी का जायजा ले रहे हैं और रोटी की क्वालिटी पर भी, रोटी के साइज पर भी बात हो रही है। एक नौजवान को मरियम नवाज शरीफ साहिबा बुलाती हैं, इधर आओ, रोटी 16 रुपए की रोटी, ये लो, 16 रुपए से ज़्यादा मत देना, कोई ज़्यादा मांगेगा तो फिर 16 रुपए ही देना, वरना शिकायत दर्ज करवा देना। ये तमाम चीज़ें होते हुए हम देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से वापस आए थे वज़ीर आज़म लगने। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो
2 تھیلوں پر لگ گئے، ایک رمضان نگہبان پروگرام کا تھیلا تھا، ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ اب اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب روٹی کا معیار چیک کرنے پر لگ گئے ہیں۔ اللہ ترقی دے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔